आज हमारा टॉपिक होगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध। सबसे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जरूर देखिएगा, उसके बाद आप तृतीय कर्नाटक युद्ध पर जरूर देखना है। तो देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध का हम पृष्ठभूमि अगर देख ले तो इसका पृष्ठभूमि यूरोप में तैयार होता है। जैसे कि हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपको बताए थे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का पृष्ठभूमि कहाँ भारत में तैयार होता है, भारतीयों द्वारा ही तैयार किया जाता है। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध इससे बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि कहाँ पर, यूरोप में तैयार होता है। यूरोप में कहाँ, तो अब देखिए वहां पर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक में वहां पर सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। और सप्तवर्षीय युद्ध यहाँ पर प्रसा में, कहां पर, प्रसा में। देखिए प्रसा में, यहां पर प्रसा में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, प्रसा में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच में संघर्ष छिड़ रहा था। यहाँ पर संघर्ष हो रहा था। देखिए ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच में, यही कारण है प्रसा जो है ऑस्ट्रिया इंग्लैंड के समर्थन में आ जाता है। प्रसा किसके समर्थन में आ गया, इंग्लैंड के। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के समर्थन में आ जाता है फ्रांस। ऑस्ट्रिया के समर्थन में कौन आ जाता है, फ्रांस। और आपको पता है भारत में स्थित यह दो यूरोपीय देश भारत में रहता है। कहां पर, भारत में। तो इसका परिणाम यानी कि असर, इसका जो है प्रभाव जो है कहां देखने को मिलता है, भारत में। और भारत में कब देखने को मिलता है, 1758 ईस्वी में। तो कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए ये तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रसा में 1756 ईस्वी में चालू होता है। कितने ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। जबकि इसका परिणाम भारत में कब देखने को मिलता है, 1758 ईस्वी में। देखिए 1758 ईस्वी में संघर्ष इतना उग्र हो जाता है उस स्थिति में जब फ्रांस सरकार द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि फ्रांसीसी सेनापति को यह कहा गया है कि जितने भी भारत में फ्रांसीसी क्षेत्र है उस पर नियंत्रण किया जाए। और यही कारण है फ्रांसीसी सेनापति नाम था इनका काउंट डी लाली। अब देखिए फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली ने भारत में यानी कि सेंट डेविड, यानी पूरा नाम था इनका फोर्ट सेंट डेविड किले पर, किस किले पर अधिकार कर लेता है, फोर्ट सेंट डेविड किले पर अधिकार कर लेता है लाली द्वारा। अब देखो फोर्ट सेंट डेविड जो होता है ये किला, ये अंग्रेजों के पक्ष में रहता है, अंग्रेजों के अधिकार में रहता है। और अंग्रेज इस किले को मराठों से प्राप्त करता है। तो इसीलिए अंग्रेज यहाँ पर नाराज हो जाता है और 1758 ईस्वी में ही यहाँ पर गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और वाटसन, देखो अंग्रेज अधिकारी वाटसन और गवर्नर कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। इन दोनों ने मिलकर के चंद्रनगर पर नियंत्रण कर लेता है। चंद्रनगर पर नियंत्रण। अब देखिए चंद्रनगर 1673 ईस्वी में नवाब कहाँ के, बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने किसको दिया था, तो यानी कि फ्रांसीसी कंपनी को दिया था। यहीं पर चंद्रनगर में ही प्रसिद्ध कोठी का निर्माण फ्रांसीसियों ने किया था। तो देखिए जो चंद्रनगर फ्रांसीसी कब्जा में था, अब वही चंद्रनगर अब किसके कब्जा में आ गया है, अंग्रेजों कब्जा में आ गया है। तो 1760 ईस्वी में, देखिए 1760 ईस्वी में एक युद्ध होता है। ये युद्ध जो होता है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। कौन वास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तमिलनाडु में वांडीवास का युद्ध होता है। और यह जो युद्ध होता है ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है। परिणाम रहता है अंग्रेज के पक्ष में, अंग्रेज यहाँ पर विजय हो जाता है। विजय कौन रहते हैं, अंग्रेज विजय रहते हैं। यही कारण है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर अधिकार कर लेता है, पौंडीचेरी पर। अब देखो पौंडीचेरी पर नियंत्रण किसका हो गया है, अंग्रेजों का हो गया है। याद कीजिए पौंडीचेरी है कर्नाटक, हम द्वितीय युद्ध में आपको बताए थे। जब हैदराबाद के नवाब मुजफ्फरजंग जब वहां के नवाब बनते हैं तो पौंडीचेरी किसको देता है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को दे देता है। तो अब यहाँ पर पौंडीचेरी पर अधिकार इससे पहले किसका था, फ्रांसीसियों का था, लेकिन अब किसका हो गया है, अंग्रेजों का हो गया है।
यही कारण है आगे जाकर के 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होता है और पेरिस की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त होता है, 1763 ईस्वी में। जबकि भारत में अगर पूछ लिया जाए, भारत में इस युद्ध की प्रारंभ कब माना जाता है, तो 1758 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी में यह खत्म हो जाता है। किस संधि के तहत, तो पेरिस संधि के तहत खत्म हो जाता है। अब देखिए एक संधि हुआ, समझौता हुआ, तो कुछ न कुछ तो प्रावधान निकल कर आया होगा। तो इस संधि में क्या बात बने, तो सबसे प्रमुख आप देखेंगे यहाँ पर फ्रांसीसियों के जितने भी क्षेत्र जीत लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सारे क्षेत्र लौटा देते हैं। लेकिन एक यहाँ पर प्रावधान ये कहा गया, इस क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ वो अपना जो है व्यवसाय कर सकते हैं, किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब इस पर प्रशासनिक रूप से अधिकार किसका हो गया है, अंग्रेजों का हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध यह साबित कर देता है कि आगे जो है भारत पर अधिकार किसका होगा। तो आप देख सकते हैं इस दृष्टि से अगला जो है भारत का जो है सर्वेसर्वा कौन बनेगा, अंग्रेज बनेगा। यानी कि पूरी रूप से शिथिल हो जाता है फ्रांस तृतीय कर्नाटक युद्ध से, क्योंकि यह पूर्णतः निर्णायक युद्ध साबित होता है। तो आप देख लीजिए, एक बार हम इन सारे के निचोड़ एक बार देख लेंगे, क्योंकि मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांस, तो कुछ पॉइंट अगर आपको देखना है तो देखो अंग्रेज कहीं न कहीं फ्रांस से कुछ पॉइंट को लेकर के यहाँ पर तुलनात्मक रूप से अधिक बलशाली दिखाई देता है। सबसे प्रमुख यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो गैर सरकारी संस्था थी, जबकि यहाँ पर फ्रेंच कंपनी जो थी वो सरकारी, पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। दूसरा चीज अगर देखा जाए तो यहाँ का अधिकारी लोग यहाँ पर एकदम स्पष्टीकरण पूरा था, पूर्णतः एक्टिव था, जबकि यहाँ पर अधिकारियों को निर्णय लेने में देरी लगता था। अगर और एक कारण देखा जाए, देखिए आर्थिक दृष्टि से हो या सामरिक दृष्टि से हो या राजनीतिक दृष्टि से हो, कहीं न कहीं ये साबित हुआ है इनसे बहुत बढ़िया अच्छा हुआ है। तीसरा जो एक प्रमुख कारण बनता है, यहाँ पर अंग्रेजों का जो नौसैनिक शक्ति थी बहुत शक्तिशाली थी, जबकि इनका जो नौसेना था इनके तुलना में कहीं न कहीं कमजोर साबित हुआ है। तो इस दृष्टि से देख सकते हैं आगे जाकर के बंगाल पर भी ये अधिग्रहण शुरू कर देता है। तो फिर हम अगला एपिसोड